हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। तो चलिए आज का सेशन करते हैं शुरू। और थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है किस बारे में होने वाली है। इससे पहले मैंने थोड़ी बहुत क्लासेस ली थी बीच में। थोड़ी बहुत दिन में बिजी भी रहा। तो एक बार फिर से दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। और भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में काफ़ी डीप कंसेप्ट हैं जो वो डिस्कस होने वाले हैं। तो प्लीज़ आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी इस वीडियो को देखने का फायदा है, तभी इस सेशन को अटेंड करने का फायदा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज जो हमने चलाई हुई है, ठीक है, उसका ये एपिसोड नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो और बनाई हुई थी स्पेशल सीआरई के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं काफी डीप कंसेप्ट आपको थ्रू क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें, थोड़े से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी और थोड़े बहुत लाइक थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है। कुछ पैथो का भी इसमें पार्ट मैंने कवर किया है। और इसको आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो, एज स्पेसिफिक नहीं है कि किसी एग्जाम के लिए है। ठीक है। तो मैंने कोई भी हायर से हायर लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, वेदर ये काफी हाई लेवल के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। बीच में मैं बिल्कुल आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि जस्ट एमसीक्यू करवा के इसका आंसर ये है और ऐसे करके चला गया, ऐसे नहीं। बिल्कुल आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और कोई चीज अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है। तो फॉर ऑल दो जो कि नए हो, माई सेल्फ चेतन। ठीक है। मेरा नाम चेतन प्रकाश है। ठीक है। और आप मेरे को जानते ही होंगे, आई हैव डन माई BSc MLT फ्रॉम PGI चंडीगढ़। एंड ठीक है, आई आल्सो वर्क इन एम्स रायबरेली, एम्स बठिंडा। तो चलिए वो बाकी और सारी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे हम इन द वीडियो। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं एक बार से कलर एक बार दोबारा चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन और आपके जो जहां जहां कहीं भी जैसे एक्सेप्ट लिखा हो और ऑल ऑफ द अबव, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है। तो एक्सेप्ट इनमें से इन्होंने पूछा। देखो एक होती है, मैं थोड़ा सा ना बीच में आपको अलग से यहाँ पे साइड में भी लिखता रहूंगा थोड़े बहुत, क्योंकि हालांकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। देखो एपोप्टोसिस होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। एपोप्टोसिस का मतलब होता है गाइस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ जिसको बोलते हैं, या नॉर्मल सेल डेथ। ठीक है, नॉर्मल सेल डेथ यानी कि एक ऐसी सेल डेथ जिसकी पहले से ही प्रोग्रामिंग हो रखी है, यानी कि वो सेल डेथ की प्रोग्रामिंग पहले से हो रही है। इसको नेचुरल सेल डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल सेल डेथ, नॉर्मल सेल डेथ या प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है। और एक होती है आपकी ये तो हो गया एपोप्टोसिस। ठीक है। एपोप्टोसिस के अलावा आपने सुना होगा एक टर्म, आपने जैसे डिफरेंस जब आप पढ़ते हो, ठीक है, नेक्रोसिस आप पढ़ते हो। ठीक है, नेक्रोसिस पढ़ते हो। ठीक है। और भी जैसे एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस में क्या होता है, एक एक्सीडेंटल जो नेक्रोसिस में एक्चुअली क्या होता है कि ड्यू टू माइक्रोबियल ब्रेकडाउन। ठीक है। तो पुट्रीफैक्शन आपने पढ़ा होगा, पुट्रीफैक्शन नेक्रोसिस। तो ये अनप्रोग्राम्ड होती है। ठीक है। और ये प्रोग्राम्ड होती है, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में बहुत सारे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, बहुत सारे एंजाइम्स है, वो एपोप्टोसिस में काम में आते हैं। तो एपोप्टोसिस में उसके रिगार्डिंग कुछ जीन्स। अब मॉलिक्यूलर लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर लेवल का कैसे है सर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। देखो प्रोटीन जीन आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। ठीक है। तो ये है BCL X1 BCL2 BCL6 या नन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, एक को छोड़कर। इनमें से कौन सा एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन नहीं है। ठीक है। तो इसका जो पहले राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका सी। ठीक है। जो BCL6 है ये एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा था इसमें। ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ठीक है। जबकि BCL X1, यहाँ पर X1 लगा लो। ठीक है, X1 एंड BCL2 दीज आर वेल नोन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि प्रो सर्वाइवल इसको बोलते हैं। ठीक है। एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल डेथ। एंटी एपोप्टोसिस यानी कि वो लोग सेल डेथ को रोकेंगे। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को होने से रोकेंगे, यानी कि वो प्रो सर्वाइवल है, यानी कि किसी भी सेल की सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है, प्रो सर्वाइवल। जैसे आपने पढ़ा होगा एक एक आपने टर्म पढ़ी होगी प्रोकोगुलेंट। ठीक है, एक होता है एंटीकोगुलेंट।
ठीक है। एंटीकोगुलेंट तो भाई जो कि कोगुलेशन को रोकते हैं, यानी कि दे आर द मतलब कि ये एंटी कोगुलेंट, एंटी वर्ड में ही है, ठीक है, जो कि कोगुलेशन को होने से रोकते हैं, जैसे कि ईडीटी हो गया आपका, ठीक है, हेपरिन हो गया आपका। ये क्या करते हैं, ये ब्लड में थक्का जमने से रोकते हैं, ब्लड का क्लोटिंग होने से रोकते हैं, ठीक है। ईडीटी, ये हेपरिन, साइट्रेट, ठीक है, ये सारे के सारे क्या एंटीकोगुलेंट है, ये नेचुरल है, ठीक है। ओरल एंटीकोगुलेंट जैसे कि वारफेरिन, ठीक है, वारफेरिन, ठीक है। और प्रोकोगुलेंट होते हैं जो कि आपके कोगुलेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, कोगुलेशन को प्रमोट करते हैं। तो जैसे कि आपका इसमें कोगुलेशन कैसे होता है, जब थ्रोम्बिन थ्रेड बनता है, थ्रोम्बिन फिर ऐसे फिब्रिन फिब्रिन से फिब्रिन कन्वर्ट होता है, तो वो प्रोकोगुलेंट फैक्टर। तो ऐसे ही मैं बता रहा था, देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एंटी एपोप्रोटीन के प्रो मेंबर, ये एक फैमिली होती है BCL2 फैमिली, ठीक है, इसके ये दोनों मेंबर है। जबकि जो BCL6 है ये एक ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर है, यानी कि जिंक फिंगर ट्रांसक्रिप्शन रादर देन डायरेक्ट एंटी एपोप्टोटिक मेंबर ऑफ BCL2, ये कि इस फैमिली का ये मेंबर नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसमें मैं थोड़ा सा और आपको ये इसमें तो ये मैंने बता दिया प्रोटीन के फंक्शन कि ये एंटी एपोप्रोटिक प्रोटीन है जो कि प्रिवेंट करता है माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिलाइजेशन को, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज कब होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की भी आपको पता होगा डबल मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रिस्टी पाई जाती है, ठीक है, अंदर फिर अलग अलग साइड, ये साइटोसोल, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो ठीक है आउटर मेम्ब्रेन होती है, अगर वो परमिएबल हो जाएगी तो फिर उसके माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो गया तो भाई एटीपी का प्रोडक्शन तो रुक जाएगा ना, तो सेल तो ऑटोमेटिकली मर जाएगी, क्योंकि एटीपी नहीं मिलेगा। सेल किसके ऊपर सर्वाइवल करती है, एटीपी के ऊपर ना। तो बीसीएल जो ये बीसीएल एक्स 1 है, ये एक एंटी एपोप्रोटिक प्रोटीन है जो कि प्रिवेंट करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबिलाइजेशन को, ठीक है, ताकि उसकी परमेबिलाइजेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद BCL2 की बात करें तो ये भी एक एंटी एपोप्रोटिक मेंबर है, ठीक है, जो कि सेल डेथ को रोकता है, ठीक है। उसके बाद BCL6 की बात करें तो ये तो मैंने बता दिया, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर है जो कि इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन जर्माइनल सेंटर फॉर्मेशन एंड बी सेल लिम्फोमा दैट रिप्रेस वेरियस टारगेट जीन बट डज नॉट बिलोंग टू कैनोनिकल एंटी एपोप्रोटिक, इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा आपका, थोड़ा सा एपोप्टोसिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े हाई लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वहीं पे, जैसे कि एक टाटा मेमोरियल सेंटर आपने सुना होगा, ठीक है, TMC। तो TMC में ऐसे क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा भाई थोड़ा सा साइंटिफिक, क्योंकि उसमें पोस्ट ही होती है साइंटिफिक असिस्टेंट, तो वो थोड़ा से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ी सी किताबी नॉलेज के अलावा थोड़ी सी और नॉलेज, ठीक है। बात करें अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 है सर आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आयरन एब्जॉर्प्शन के ऊपर, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन से मैंने मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आयरन एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन है, आयरन एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज इन, ठीक है। तो आयरन एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, फोस्फेटिस में, प्रेगनेंसी में, आयरन ओवरलोड में, ठीक है। देखो बिल्कुल ही मतलब कि बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी जब होती है तो उसकी जो आयरन की जो आपकी डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि पेट में बच्चा पल रहा होता है, फिटस पल रहा होता है, तो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो प्रेगनेंसी के टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि गर्भवती महिलाएं होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको आयरन की थेरेपी दी जाती है, आयरन की गोलियां दी जाती है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आयरन की डिमांड बढ़ जाती है भाई, इनग्रोइंग जो फिटस है उसको भी तो आयरन चाहिए ना। तो आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द बॉडी नीड्स मोर आयरन टू सपोर्ट द ग्रोइंग बेबी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड तो भाई बेबी में भी जाएगा ना, तो ब्लड जाएगा तो आयरन तो पता होगा हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। वाई आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, देखो एक तो हाई डिमांड, ठीक है, एक्स्ट्रा आयरन फॉर फिटनेस एंड प्लेसेंटा। उसके बाद लो आयरन, जो बॉडी नेचुरली जो एब्जॉर्ब मोर आयरन फ्रॉम फूड व्हेन स्टोर्स आर लो, ठीक है, जब तो भोजन से वो खींचने की कोशिश करेगा आयरन ज्यादा ज्यादा, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस, जो हेप्स्टीन है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो एक हेप्स्टीन, ये एक हार्मोन है, ठीक है, ये एक हार्मोन है। हार्मोन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है सर, ये होता है सर आपका लीवर से, ठीक है, लीवर से कैसे याद रखें सर हम, ये लीवर से रिलीज होता है, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन गाइस कंपटीशन एग्जाम में कि हेप्स्टीन कहाँ से रिलीज होता है। तो ये लीवर से कैसे, देखो हैप हैप हिपैटोसाइट्स, आपने वर्ड सुना होगा, हिपैटोसाइट्स, ठीक है, हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा। जो हिपैट वर्ड होता है ये लीवर के लिए यूज होता है। तो अगर आपको पता भी नहीं है ना कि
थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी बुद्धि लगा के करोगे तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है कि हेप्सडीन कहाँ से रिलीज होता है, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो तो होता है आपका पेट में, यानी कि आपकी गट में, ठीक है। लेकिन रिलीज कहाँ से होता है, ये रिलीज होता है गाइस जी लीवर से। हेप्सडीन वहीं से ओरिजिनेट हुआ ना ये वर्ड, देखो हेप्सडीन, HEP, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। जैसे ऐसे कोरिलेट करके पढ़ा करो चीजों को, तब जाके दिमाग में जाता रहेंगे, ठीक है। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ भाई। हार्मोन जब हेप्सडीन लेवल जैसे डिक्रीज होगा तो बॉडी में आयरन की मात्रा है जो वो बढ़ जाएगी। और अभी मैं आगे बताऊंगा अभी कि हेप्सडीन काम कैसे करता है। हेप्सडीन फीरोपोर्टिन के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। तो अभी बताऊंगा कि हेप्सडीन का मोड ऑफ एक्शन कैसे है। तो देखो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, आपका हेप्सडीन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, बॉडी में कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, तो आपका जो हेप्सडीन के लेवल है जो वो इंक्रीज हो जाएंगे। और हेप्सडीन के लेवल इंक्रीज हो गए तो हेप्सडीन का तो काम क्या है कि आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकना, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है आयरन एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। जिस वजह से क्या हो जाता है, आपका बॉडी में लो आयरन आपका हो जाता है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, क्योंकि हेप्सडीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फॉस्फेट की अगर बात करें तो फॉस्फेट बाइंड करता है आयरन के साथ गट में, ठीक है। एंड लोअर आयरन एब्जॉर्प्शन, अब फॉस्फेट बाइंड कर गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है आयरन का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉस्फेट के साथ बाइंड है, ठीक है। आयरन ओवरलोड, ठीक है। अगर आयरन ओवरलोड की कोई डिजीज है, आयरन ओवरलोड की कोई प्रॉब्लम है, तो बॉडी आयरन की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए आपकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, ठीक है। तो सिग्नल द बॉडी स्टॉप आयरन एक्स्ट्रा आयरन टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, ताकि ज्यादा ज्यादा टॉक्सिसिटी ना हो आपके ब्लड में, ठीक है। तो तीन कंडीशन ऐसी है जिसमें आयरन एब्जॉर्प्शन है जो वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, फॉस्फेट एंड आयरन ओवरलोड, ठीक है। तो ये हेप्सडीन से रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा अगले क्वेश्चन में कि कैसे हेप्सडीन मिलके फीरोपोर्टिन के साथ मिलके वहां पर फिर ब्लॉकेज होगी, और ब्लॉकेज होगी फिर कैसे वो सारा मैं आपको इसमें मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊं, ठीक है, इसका क्या मोड ऑफ एक्शन रहता है, ठीक है। तो अगला थोड़ा सा कलर और चेंज कर लेते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन के लिए। तो ये दो क्वेश्चन थे जो आपको डिस्कस किए मैंने, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्टेटमेंट इज गलत रिगार्डिंग ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। हाँ भाई, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो भाई जब आपको पता होना चाहिए AIHA की फुल फॉर्म, क्योंकि डायरेक्ट पेपर होते हैं कहीं उनमें ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की डेफिनेशन ही पूछते, तो इसका जो आपका इसकी फुल फॉर्म वो पता होना चाहिए, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। तो ये होती है AIHA की फुल फॉर्म, ठीक है। तो AIHA का रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ए है मे कॉम्प्लिकेट बी सेल CLL मे बी ड्यू टू ड्रग्स एसोसिएटेड विद परनीसिस एनीमिया, या मे बी एसोसिएटेड विद IgM इन सीरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है यार, ठीक है। परनीसिस एनीमिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, ठीक है। तो बाकी ये ऑटोइम्यून हेमोलिटिक ड्यू टू ड्रग्स भी हो जाता है भाई, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है, किसी ड्रग से खिलाफ, तो उसके रिगार्डिंग में हो सकता है, ठीक है। और मे बी एसोसिएटेड विद IgM एंटीबॉडी, ये ऑटो इम्यून है तो भाई एंटीबॉडी का तो रोल आएगा ही, ठीक है। और खासकर इसमें IgM एंटीबॉडी का रोल आता है सीरम में, ठीक है, तभी तो इसका नाम ऑटो इम्यून है, यानी कि खुद की बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं, और जिस वजह से जो एंटीबॉडीज है वो आरबीसी पे जाकर अटैक करती हैं, और जिस वजह से आरबीसी क्या हो जाती है, हिमोलाइज हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, हिमोलिसिस होता है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अगला फिर ऐसे ट्रू स्टेटमेंट वाइज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके ज्यादा लिए हैं। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेप्सडीन, देखो हेप्सडीन के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया ना भाई। हेप्सडीन ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आप याद रखना पेपर में अगर आपको थोड़ा भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपको उन्होंने बनाना होगा तो वो हेप्सडीन से बनाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, इनमें से एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है रिगार्डिंग हेप्सडीन। ए है प्रोड्यूस्ड बाय HAMP जीन, बी है लेवल आर इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी, सी है प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड बाय किडनी, और डी है आपका इंक्रीज आयरन ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो हेप्सडीन है वो आपका HAMP जीन है, वो जो जीन है जब वो जीन प्रोडक्ट बनाता है तब हेप्सडीन रिलीज होता है, क्योंकि हेप्सडीन भी एक प्रोटीन ही है एक तरह से, जब जीन उसको बना रहा है तो, ठीक है। तो द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेप्सडीन इज प्रोड्यूस्ड बाय HAMP जीन। हेप्सडीन इज, देखो हेप्सडीन के बारे में मैंने बोला हुआ है, देखो बोला ना प्रोटीन है। हेप्सडीन एक स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन दैट एक्ट एज अ मास्टर रेगुलेटर ऑफ सिस्टेमिक आयरन। को दूसरा क्वेश्चन भाई, आज का ये दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा मास्टर रेगुलेटर ऑफ सिस्टेमिक आयरन हेमोस्टेसिस, ऑप्शन देंगे हेप्सडीन, तो आपको लगाना है हेप्सडीन है, ठीक है। और इसका जो
कोड है वो, मतलब ये कोड किया जाता है, मतलब ये जो जीन है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जीन के लिए वो है आपका HAMP जीन, ठीक है। HAMP जीन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब वाई द अदर ऑप्शन आज, बिकॉज लेवल है जो आपका आयरन डेफिशिएंसी में, तो हेप्टेन के लेवल है भाई वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी पे। क्योंकि अगर हेप्टेन का लेवल डिक्रीज नहीं होगा तो फिर कैसे बॉडी ज्यादा डाइटरी आयरन कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो हेप्टेन का लेवल जैसे ही गिरेगा तो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमाइज द डाइटरी आयरन एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज स्टोर्ड आयरन, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड बाय किडनी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन में गलत है, ठीक है। हेप्टेन प्रीडोमिनेंटली मैंने बताया था आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि वो लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। लीवर से रिलेटेड, लीवर में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, हैप्पा, हैप से भी आगे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका इंक्रीज आयरन ऑब्जर्प्शन, भाई बिल्कुल गलत है। हेप्जिन तो क्या करेगा, आयरन ऑब्जर्प्शन को डिक्रीज करेगा ना। हेप्जिन देखो मैंने बताया था ना, फीरोपोर्टिन के साथ इसका काम पाया जाता है, क्या काम पाया जाता है, हेप्जिन बाइंड टू आयरन एक्सपोर्टर फीरोपोर्टिन, ठीक है। अब सर फीरोपोर्टिन, देखो आपने पढ़ा होगा जो ग्लूकोज के, आप पढ़ा होगा पोर्टिन, जो प्रोटीन होते हैं ये आपके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं जो कि अलाउ करते हैं सब्सटेंस के रिलीज को, ठीक है। पोर्ट, पोर्ट जैसे आपने पढ़ा होगा एक एक ऐसे करके एक कुरियर कंपनी है पोर्टर, पोर्टर करके ना। तो पोर्टर का मतलब, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ऐसे कोरिलेट किया करो भाई, ऐसे कोरिलेट किया करो। आई थिंक ये दिल्ली बेस्ड कोई कंपनी है पोर्टर करके, ठीक है। तो हैरी पॉटर मत याद रखना भाई, ठीक है, इतना भी मतलब वो उसमें नहीं जाना। तो हेप्सिडिन क्या करता है, एक आयरन एक्सपोर्टर फेरोपोर्टिन के साथ, जिस वजह से क्या हो जाता है, देखो हेप्सिडिन बाइंड टू आयरन एक्सपोर्टर फीरोपोर्टिन, फीरोपोर्टिन के साथ जब हेप्सिडिन बाइंड करता है तो ये उसके जो, इसका जो डिग्रेडेशन है, जब अब देखो कैसे करता है मैं बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मैकेनिज्म बताता हूँ। मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई भी सेल है, मान लो कोई बॉडी की कोई सेल है, और यहाँ पर मान लो ये है फीरोपोर्टिन आपका, ठीक है। नॉर्मली क्या करता है ये, आयरन को क्या करता है ये, नॉर्मली सर ये आयरन को क्या करता है, अंदर बुलाता है ये आयरन, ठीक है, आयरन को ये अंदर बुलाता है, मान लो ऐसे, ठीक है। अब मान लो जब हेप्सिडिन आया, ठीक है, मान लो ये आ गया आपका हेप्सिडिन, ये आ गया आपका हेप्सिडिन, इसको लगा देते हैं हेप्सिडिन। अब हेप्सिडिन का काम क्या है, जो ये फ्यूरोपोर्टिन है इसको ब्लॉक कर देना। अब जब ये फ्यूरोपोर्टिन ब्लॉक हो गया तो आयरन का तो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन तो इनहिबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन इन द गट एंड प्रिवेंट आयरन रिलीज फ्रॉम मैक्रोफेज, ठीक है। तो ये काम होता है हेप्सिडिन का, आपका आयरन एक्सपोर्टर फ्यूरोपोर्टिन के साथ मिलकर। आई होप आपके जो जो दिमाग है उसके तार खुल गए होंगे आज, जिस हिसाब से मैंने इसको हेप्सिडिन फियोरोपोर्टिन के फंक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ड्रग आर मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग कार्डियक आयरन ओवरलोड। यहाँ पर भाई थोड़ा सा क्लिनिकल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लिनिकल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। 4 ड्रग दे रखी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो आयरन एब्जॉर्प्शन के ऊपर तो आपको याद रखना है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है, इसका आंसर जो राइट है वो आपका सी है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ये डेफ्रिप्रोन करके एक ये ड्रग है, ये आपका कार्डिक आयरन ओवरलोड को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये डेफिनेट, इसमें क्लिनिकल जो रिसर्च होती है उसमें मैग्नेटिक एमआरआई इमेजिंग के द्वारा ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ है कि डेफिब्रोमेटिन हैज सुपीरियर एफिशिएंसी इन क्लियरिंग एंड रिड्यूसिंग मायोकार्डियल आयरन ओवरलोड कंपेयर्ड टू ये दो और ये आपकी ड्रग्स है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका, आई होप कि आपको इसमें से एक दो क्वेश्चन अटपटा लगा हुआ, लेकिन फिर भी गाइज मैंने कोशिश की है ये आपको मतलब कि अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अच्छे लगे तो गाइज एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, शेयर कर दीजिए अगर आपको सच में ये वीडियो का कंटेंट है जो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई देखो आसान क्वेश्चन तो हर कोई करा रहा है, जो लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना, और कमेंट करके बताना यार कंटेंट कैसा है। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई ऐसे क्वेश्चन को ढूंढने में, बनाने में, और फिर ये एक्सप्लेनेशन लिखने में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार जी, ठीक है। मिलते हैं किसी न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक है, नमस्कार।
बाय बाय, थैंक यू। एक से मैं वो ऑफ कर देता हूँ।